हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर और इसका जुड़ाव प्राचीन भारत के साथ साथ आधुनिक संदर्भ से भी है। आपने सुना होगा कि बीते दिनों G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग को लेकर के सहमति बनी भारत, मध्य पूर्वी एशियाई देशों और यूरोप के बीच में। इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस चर्चा में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का इतिहास है वो क्या कुछ कहता है और उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो स्थितियां थी, वो किस तरीके से विकसित हो रही थी। भारत के लिए उस समय का जो दौर था वो किस तरीके से भारत के व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता था और वर्तमान में भी इस व्यापारिक मार्ग को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन सभी पहलुओं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया है और उसी लेख के आधार पर यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या लेख आया है। द एंशिएंट हिस्ट्री बिहाइंड द मैरीटाइम ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, यानी कि भारत और यूरोप के बीच में जो सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग की चर्चा की जा रही है, इस संदर्भ में प्राचीन इतिहास क्या कुछ कहता है, ये हमें समझने की जरूरत है। देखो, कभी भी कोई भी गतिविधि होती है तो उसकी एक पृष्ठभूमि जरूर रहती है। उस पृष्ठभूमि को समझते हैं तो फिर उसके बारे में वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही हैं यह भी आप अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो यहां पर हम सभी जानते हैं कि एक सिल्क रूट भी है, आपको पता है ना। सिल्क रूट जो कि चीन से संबंधित है और भारत के उत्तरी हिस्से से होते हुए और देन फिर उसका जो एक छोर है वो यूरोप तक जाता है। उसके बारे में भी हम लोग थोड़े से चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस व्यापारिक मार्ग को देखें तो यह सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग को बहुत अधिक महत्व देता है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया G20 शिखर सम्मेलन में इस बारे में बातचीत की गई है और यह जो व्यापारिक मार्ग है यह लाल सागर से होकर गुजरेगा। लाल सागर का जो यह व्यापारिक मार्ग है किस कारण से महत्वपूर्ण हो सकता है, किस कारण से भारत के अर्थ जगत के हिसाब से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। यदि हम इस मानचित्र को देखें दोस्तों तो ये भारत का मानचित्र है और ये पश्चिमी तट है भारत का, जो कि प्राचीन भारत में यदि हम बात करें तो कई सारे बंदरगाहों से संबंधित था, जिसमें मुजरिस, बेरीगाजा, भृगु कक्ष, कई सारे ऐसे बंदरगाह यहाँ पर आप इस तट पर आप देख सकते हैं। नेल्सिंडा, तोंडी, है ना। वैसे ही पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम, अरिकमेदु, कई सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो कि इस दौरान में बहुत ही व्यापक तरीके से उपयोग में लाए जा रहे थे व्यापारिक गतिविधियों के विशेष संदर्भ में, है ना। तो यहाँ पर आप इस लोकेशन को समझ सकते हैं और यह जो क्षेत्र है यह लाल सागर का क्षेत्र है, जहां से व्यापारिक गतिविधियां होते हुए भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक ज्यादा था व्यापार और देन फिर यूरोप के साथ में एक संपर्क विकसित किया जाता था, है ना। इन सभी पहलुओं को हम लोग आगे भी समझेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में एक इतिहासकार हैं विलियम डेलरिम्पल, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक द गोल्डन रोड के माध्यम से कुछ बातें बताने की कोशिश की है ना, द गोल्डन रोड। और उन्होंने इस विषय पर विशेष चर्चा की है कि ये भाई प्राचीन लाल सागर व्यापार मार्ग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था और इन्होंने यहां तक कहा है कि जो चीन से होते हुए सिल्क रूट जाता था, उस सिल्क रूट या फिर उस रेशम मार्ग की तुलना में इस व्यापारिक मार्ग का जो प्रभाव क्षेत्र था यह कहीं अधिक ज्यादा था और साथ ही भारत के लिए यह एक व्यापारिक संतुलन के लिए भी जाना जाता था, है ना। क्योंकि भारत को उस दौरान इस मार्ग से जो लाभ मिलता था वह निश्चित तौर पर भारत के हित में था, भारत के आर्थिक उन्नति के लिए वह एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता था, है ना। तो इन सारी गतिविधियों को यहां पर समझने की जरूरत है। यदि हम इसको फिर से एक स्केच के माध्यम से देखें तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर अरिकमेदु या फिर पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी भी आप उसे कह सकते हैं, यहां से होते हुए यहाँ इस वाले पश्चिमी तट से होते हुए अरब सागर से होते हुए देन फिर लाल सागर होते हुए और मिस्र में अलेक्जेंड्रिया होते हुए और देन फिर इस व्यापार मार्ग को महत्व दिया जाता था। क्लियर।
अब हम ये समझें कि आखिर इस मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो देखो, भारत से सामान्य तौर पर रोम जैसे देशों के साथ में, रोम साम्राज्य, इनफैक्ट उस समय तो साम्राज्य था ना, तो रोम साम्राज्य के साथ में या फिर यूरोप के बाकी जो छोटे देश थे या मिस्र का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर विलासिता की वस्तुओं को बेचा जाता था, है ना। और ये जो वस्तुएं हैं, ये मसाले के तौर पर भेजी जाती थी। इन मसालों में दोस्तों काली मिर्च या फिर गोल मिर्च का नाम आपने यदि सुना होगा, तो काली मिर्च को विशेष तवज्जो दिया जाता था, है ना। इसके अलावा मैला ब्राथम नामक दालचीनी जैसे पौधे का भी व्यापार किया जाता था और कहा जाता है कि इसको पीस कर करके और इत्र भी बनाया जाता था। इसके अलावा हाथी दांत, मोती, कीमती रत्न जैसी जो वस्तुएं होती थी, इनका भी व्यापार इसके माध्यम से किया जाता था। और देखो, ध्यान रखना, यहां पर एक चीज आप देखिए कि यह जो व्यापारिक मार्ग है केवल भारत के साथ ही नहीं है, है ना। इसका जुड़ाव यहां जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र था, इसे मसाला द्वीप कहा जाता था भाई, है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को मसाला द्वीप की संज्ञा दी जाती थी, जिसमें बहुत अधिक भूमिका इंडोनेशिया की मानी जाती थी, है ना। और यहां से होते हुए यह व्यापार मार्ग यूरोप तक पहुंचता था। इसलिए यह नहीं कभी भ्रम में रहिएगा कि केवल भारत से ही व्यापार होता था, नहीं। भारत के अलावा इसका जो प्रसार है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र तक भी था और यहां से भी मसाले बहुत भारी मात्रा में यहां यूरोप के क्षेत्र में जाते थे। क्लियर है? चलिए आगे यहां पर बात करें कि भाई रोम से भारत किस चीज का व्यापार होता था। भारत से जो महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, ये तो आप लोगों ने देखा, है ना। रोम से कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार किया जाता था? तो देखो, सामान्य तौर पर भारत से जो वस्तुएं भेजी जाती थी, उसके प्रत्युत्तर में, उसके एवज में भारत में भारी मात्रा में सोना आता था, है ना। और इतिहासकारों ने यहां तक कहा है कि प्लिनी नाम का एक इतिहासकार है जिसने नेचुरल हिस्टोरिका नाम से एक पुस्तक की रचना भी की है। प्लिनी ने यहां तक कहा है कि रोम से इतनी मात्रा में सोना भारत पहुंचता था कि रोम के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी और रोम का जो क्षेत्र था वो भारत के सूती कपड़े से भर जाता था। हाँ, यहां तक की बातें वो कहता है। यानी भारत से मसाले, मोती, कीमती वस्तुओं के साथ में, कीमती रत्नों के साथ में सूती वस्त्रों का भी व्यापार किया जाता था रोम के माध्यम से, है ना। और इसके एवज में क्या मिलता था? सोना मिलता था, है ना। कहीं ना कहीं इन व्यापारिक गतिविधियों का ही एक परिणाम है कि भारत में बहुत भारी मात्रा में सोने का संचय हुआ और यहां पर राजघरानों में तो आपको शायद पता होगा कि सोने के भंडार कई स्तरों पर देखे जाते हैं, है ना। राजघरानों में या फिर मंदिरों में भी सोने की उपस्थिति देखी जाती है। क्लियर? इसके अलावा जो रोमन शराब रहता था उसका भी भारत में आयात किया जाता था। इसके अलावा जैतून के तेल का आयात किया जाता था। इसके अलावा गारम नाम की एक पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि मछली से, एक रोमन मछली होती थी, उसी को फर्मेंट करके, उसी का किण्वन करके और पेस्ट उसका बना कर करके बेचा जाता था। और इसके प्रमाण अरिकमेदु और केरल से मिले हैं, है ना। इसके अलावा रोमन व्यापार या फिर कहें इस मार्ग से होने वाले व्यापार के बारे में हमें मुजिरिस पेपिरस नाम के एक दस्तावेज से भी जानकारी मिलती है। ये मुजिरिस पेपिरस क्या है भाई? देखो यहां पर समझो बच्चों कि मुजिरिस जो है केरल में एक प्राचीन बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है। केरल का प्राचीन बंदरगाह, है ना। यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी का बैच ज्वाइन किए हुए हैं या फिर ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एंसेंट इंडिया में इसके बारे में पढ़ाता भी हूं, है ना। क्योंकि प्राचीन भारत में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही थी, उसमें पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर जो बंदरगाह थे,
इन बंदरगाहों की क्या भूमिका रही थी व्यापारिक गतिविधियों में, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो वहां पर हम लोग मुजिरिस की चर्चा करते हैं, टोंडी की चर्चा करते हैं, नेल्सिंडा की चर्चा करते हैं, है ना, अरिकिमेदु की चर्चा करते हैं, है ना। तो वही ये मुजिरिस है और यह एक दस्तावेज के तौर पर जाना जाता है। किस चीज का दस्तावेज है भाई? तो कहा जाता है कि इस दस्तावेज के माध्यम से यह समझ में आता है कि जो मिस्र में अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया से यहां पर का जो एक व्यापारी है उसके साथ में व्यापारिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन स्रोतों के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि लाल सागर वाले क्षेत्र से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था, है ना। इसके अलावा ये भी जानना थोड़ा जरूरी है कि अच्छा, यदि हम उस समय के व्यापार की बात करें तो यह व्यापार कितना सुव्यवस्थित रहता होगा। तो प्रमाण मिलते हैं कि यह व्यापार बहुत ही अधिक सुसंगठित, सुव्यवस्थित रहता था। केरल में व्यापारियों और अलेक्जेंड्रिया में जहाज रानीकर्ताओं के बीच कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते थे, है ना। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात की भी। सामान को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश भेजा भी जाता था, तो जैसे आज बड़े बड़े कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है और उन कंटेनरों में सामान रख करके भेजा जाता है, वैसे ही उस दौरान भी कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता था। सामान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गारंटी के तौर पर बीमा का भी उल्लेख मिलता है। समझ रहे हो ना कितना एडवांस उस समय का व्यापारिक कारोबार रहा होगा। इसके अलावा अत्यधिक परिष्कृत व्यापार नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिलती है कि कितना बेहतर तरीके से भारत से होते हुए या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से होते हुए, भारत से होते हुए और लाल सागर वाले क्षेत्र से होते हुए और भूमध्य सागर से होते हुए और देन फिर यूरोप तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाती थी। तो निश्चित तौर पर एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो किया जाता था, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं था, बेतरतीब नहीं था कि व्यापारिक संचालन में या व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी स्तर पर कोई अड़चन आने पावे, है ना। यदि हम यहाँ पर मैप के माध्यम से देखें तो आप इस लाल सागर वाले क्षेत्र को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से व्यापार होता था। यह जो क्षेत्र है ये लाल सागर है, इसी को यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है ना। यहाँ पर यह है बाब अल मंदेब की जलसंधि, ये है अदन की खाड़ी और यहाँ पर है सिनाई प्रायद्वीप। ये जो आप पार्टिकुलर एरिया देख रहे हैं, ये पार्टिकुलर एरिया ये कहलाता है सिनाई प्रायद्वीप। और यहाँ से होते हुए अलेक्जेंड्रिया का जो क्षेत्र है, जो जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, और भूमध्य सागर वाला यह ऊपरी हिस्सा है। इसके बाद फिर रोम साम्राज्य के साथ में व्यापार होता था इसी मार्ग से होते हुए, और वर्तमान में भी इसी मार्ग को फोकस करने की बात कही जा रही है। तभी तो इसे कहा जा रहा है न्यू स्पाइस रूट, है ना, क्योंकि ओल्ड स्पाइस रूट कौन सा है? ये है प्राचीन भारत से संबंधित जो गतिविधियां रही थी, प्राचीन व्यापारिक संपर्क से संबंधित जो गतिविधियां रही थी, वर्तमान में न्यू स्पाइस रूट की बात कही जा रही। ठीक है, आप इस मैप को एक नजर देख सकते हैं क्योंकि इससे कई बार सवाल पूछा गया है, पूछा भी जाता है ना। ये लाल सागर है, लाल सागर से जो जुड़े हुए इसके आसपास में जो देश हैं, ये अफ्रीका का क्षेत्र है और ये है एशियाई क्षेत्र। ध्यान रखिएगा भाई, है ना। अफ्रीका के इस क्षेत्र में यहाँ पर मिस्र है, यहाँ पर सूडान है, यहाँ पर इरिट्रिया है, यहाँ पर जिबूती है, और यदि हम एशियाई क्षेत्र की बात करें तो ये है सऊदी अरब, ये है अमन, ये है जॉर्डन और ये है इजराइल वाला क्षेत्र, है ना। और इसी रास्ते से होते हुए व्यापारिक मार्ग को बढ़ावा दिया जाता रहा है। ये स्वेज नहर वाला क्षेत्र है जहां पर एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, है ना। आगे हम लोग और चर्चा करते हैं कि आखिर इस व्यापारिक मार्ग से संबंधित और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हमें समझने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं। स्टडी IQ IAS टीम के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की जा रही है, 2025 लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, और 16 सितंबर से यानी कि कल से ही शाम में 6 बजे से इसकी शुरुआत की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, यदि आप
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, जीएस का कंप्लीट पाठ्यक्रम आप पूरा करना चाहते हैं, बेहतर नोट्स चाहते हैं, बेहतर मार्गदर्शन चाहते हैं, है ना, बेहतर कॉन्सेप्ट चाहते हैं, सरल और सहज भाषा में, सरल और सहज तरीके से, तो फिर आपका स्वागत है। दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इंग्लिश या हिंदी माध्यम, किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस माध्यम में भी आपको सहजता सरलता महसूस होती है उस माध्यम में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यह कोर्स 35,999 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको इस कोर्स के अंतर्गत एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, है ना। और इस पूरे कोर्स के माध्यम से आप जीएस का कंप्लीट पाठ्यक्रम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसमें तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे कि बुक्स की सुविधा, जैसे कि टेस्ट सीरीज की सुविधा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर, है ना। ये तमाम सुविधाएं आपको इसके अंतर्गत मिल रही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से बात कर लेते हैं कि भाई जिस न्यू स्पाइस रोड की बात कही जा रही है उसका भारत के साथ में क्या सरोकार है। देखो, पहली बात तो यह है कि यह भारत की व्यापक विदेश नीति के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है ना। हम सभी जानते हैं कि भारत वर्तमान समय में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता है और आगामी 2047 तक भारत का जो लक्ष्य है वह विकसित भारत होने का है। और ऐसे में एक निश्चित तौर पर आर्थिक संपर्क को मजबूत बनाना भारत की विदेश नीति का भी अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है। और ऐसे में जब मध्य पूर्वी एशियाई देशों और यूरोप के साथ में इस मार्ग के माध्यम से व्यापार को और सशक्त किया जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर यह भारत की अपनी उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरा एक पक्ष यहां पर यह भी है कि क्या यह जो व्यापारिक मार्ग है यह BRI का विकल्प है। एक प्रश्न यह भी उठता है। BRI का मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो कई बार इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यह BRI का अल्टरनेटिव है, क्या यह BRI को काउंटर करना चाह रहा है। तो अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर साहब ने इस संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह कतई BRI का काउंटर नहीं है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि BRI का काउंटर नहीं है। काउंटर मतलब कि भाई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम, चूंकि चीन ने BRI को महत्व दिया है इसलिए हम इस व्यापारिक मार्ग को महत्व देंगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं। हम अपने हित के लिए, हम अपने आर्थिक प्रगति के लिए इस व्यापारिक मार्ग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा BRI से कोई ऐसा संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है ना। हम ये इस विचार से हम ये व्यापारिक मार्ग को प्रोत्साहित नहीं दे रहे हैं कि चीन को हम दबा दें या चीन को हम नीचा दिखाएं। हमारा यह उद्देश्य है ही नहीं। क्लियर? यहां पर इसे समझने की जरूरत है। इसके अलावा इस पहल में उन देशों को आकर्षित करने की क्षमता दर्शाई जा रही है जो कि आर्थिक गठबंधन में विविधता लाना चाहते हैं। आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बड़े स्तर पर बदलाव आ रहा है दोस्तों, और ऐसे में आर्थिक विविधता आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है, और इसलिए यह जो व्यापारिक मार्ग है इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है, भू राजनैतिक संतुलन है, इस भू राजनैतिक संतुलन में भी इस व्यापार मार्ग को देखा जा सकता है। भारत का संपर्क मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ और बेहतर तरीके से हो सकता है ना। आर्थिक के साथ साथ सामरिक स्तर पर भी इसे एक बेहतर समर्थन मिल सकता है, और साथ ही यूरोप के साथ भी इसका एक बेहतर जुड़ाव हो सकता है, और निश्चित तौर पर इससे भारत का अन्य देशों के साथ जो संबंध है वह भी और सुधरने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा भारत को यूरोप के साथ अपने ऐतिहासिक व्यापार मार्गों और लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक जुड़ाव का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता है ना। इसके अलावा इस न्यू स्पाइस रोड और भारत के बीच में जो एक संपर्क हो सकता है वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। एक और जो महत्वपूर्ण एंगल है इस चर्चा का वह यह भी है कि इतिहास के दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण
रूट माने जाते हैं, ये थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। जैसे कि एक है सिल्क रूट। सिल्क रोड या फिर रेशम मार्ग के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग में से एक है। चीन से इसकी शुरुआत होती थी और अनातोलिया और एशिया से होते हुए यूरोप तक इसका विस्तार माना जाता था, है ना। और इसी सिल्क रूट को नए रूप में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर। वहीं दूसरी तरफ जो स्पाइस रूट माना जाता था यानी कि मसाला मार्ग माना जाता था, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की, तो यह एशिया, पूर्वोत्तर अफ्रीका और यूरोप में ऐतिहासिक सभ्यताओं के बीच में व्यापार को संदर्भित करता था, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी मार्ग से सुदूर पूर्व से, यानी मैंने पहले भी बताया है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश से पश्चिमी दुनिया में मसालों का व्यापार किया जाता था, है ना। मसाले पहुंचाए जाते थे। क्लियर। इसके अलावा नारियल, दालचीनी, इलायची, अदरक, हल्दी जैसे मसालों के परिवहन में सहायता भी मिलती थी। क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ मार्ग हैं, जैसे कि रॉयल रोड। इसे फारसी सम्राट यानी कि ईरान को फारस भी कहा जाता था, तो ईरान के फारसी सम्राट डेरियस प्रथम ने इफिसस शहर से पार्सिपोलस शहर आने वाले व्यापारियों के लिए तेजी से पहुंचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसे रॉयल रोड भी कहा जाता है ना। इसे फारसी किंग रोड की संज्ञा भी दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे आप जान सकते हैं धूप अगरबत्ती मार्ग के तौर पर। बहुत ही अटपटा सा नाम आपको लग रहा होगा, ये कैसा मार्ग है भाई, धूप अगरबत्ती मार्ग। एक्चुअली होता यह है कि लोहबान और लोबान नाम के दो पदार्थों का इस्तेमाल धूप और अगरबत्ती के तौर पर किया जाता था। और ये लोबान और लोहबान क्या है, तो ये पेड़ से निकलने वाले रस के तौर पर इन्हें जाना जाता है ना। इन्हें सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है और देन फिर जो धूप अगरबत्ती होता है ना, वही धूप अगरबत्ती के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाता था। और धूप मार्ग अरब प्रायद्वीप में यमन और ओमान से गाजा में भूमध्य सागरीय बंदरगाह तक लोबान और लोहबान के परिवहन की सुविधा देता था, है ना। तो ये यहां पर आपको समझ में आ सकता है कि भाई धूप अगरबत्ती मार्ग किससे संबंधित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था जिसे टी हॉर्स रोड कहा जाता था। यहां पर देखो ध्यान रखना कि चाय और घोड़े का आदान प्रदान इस मार्ग के माध्यम से किया जाता था और यह मार्ग तिब्बत और चीन से संबंधित था और साथ ही भारत की भी इसमें कुछ सीमा तक भूमिका रहती थी। तो चूंकि इसका संबंध चाय और घोड़ों के आदान प्रदान से था, इसलिए इसे टी हॉर्स रोड की संज्ञा दे दी गई थी। क्लियर है। इसके अलावा एक और मार्ग था जो कि नमक मार्ग के नाम से जाना जाता था और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एड्रियाटिक तट से रोम तक नमक लाने के लिए स्थापित व्यापारिक मार्ग के तौर पर प्रसिद्ध था। पूरे यूरोप में एक महत्वपूर्ण नमक मार्ग ओल्ड साल्ट रोड के नाम से जाना जाता था। ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो कि हमें इतिहास के किताबों में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, बहुत इसमें अधिक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज की चर्चा में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि वर्तमान में जिस न्यू स्पाइस रोड की बात कही जा रही है, यह न्यू स्पाइस रोड पहले से ही कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से, भारत की आर्थिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसी को आज एक नए रूप में, आधुनिक रूप में फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है। आज की इस चर्चा के आधार पर ही मैं एक सवाल आपको देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सवाल है कि न्यू स्पाइस मार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। पहला कथन कहता है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप तक का मार्ग है। दूसरा कहता है इसमें भारत की भूमिका एक संपर्क बिंदु के रूप में है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर किसके बारे में बात कही जा रही है,
न्यू स्पाइस मार्क के बारे में बात कही जा रही है ना। ये मैंने आपको एक संकेत दे दिया है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और प्रोग्राम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और यदि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।